Welcome you student. Today we are going to start our chapter number 1 of class 11 physics. तो यही क्लास 11 है जिसके अंदर हम हमारे साइंस सब्जेक्ट से निकलकर एक नए सब्जेक्ट में एंटर होंगे और वो नया सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स जो कि आप सबके लिए बहुत बड़ा भोकाल बना रखा है आपने, वो भोकाल जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो इससे इजी सब्जेक्ट आपके लिए कोई नहीं हो सकता है। तो चलिए, मैं आपकी इस जर्नी को बहुत आसान बना दूंगा। आप मेरे साथ कनेक्ट रहेगा और फिजिक्स के एक एक टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एक ही बार में हमारा जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर हो जाएगा और हमें ये जो भोकाल जैसी चीज है उससे कोई डर वर कुछ नहीं। तो हम ही बनेंगे बाहुबली इस फिजिक्स के। तो चलिए, आज की बाहुबली क्लासेस के अंदर तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स की। क्लास 11 से जो हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का एप्लीकेशन क्या है, उसका स्कोप क्या है, ये सब चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एक्चुअल में वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, जो कि आपके सिलेबस का तो पार्ट नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। अगर इंफॉर्मेशन होगी तभी आप अच्छे से आगे जो चैप्टर है उसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड की। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो आता है साइंस। साइंस क्या है? तो आप क्लास 10 तक बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हो। साइंस क्या है? साइंस का मतलब वो चीज जिसके अंदर हम किसी नई जानकारी के बारे में पता करते हैं। ओके, हमारे सराउंडिंग क्या चल रहा है, उसका क्या रीजन है, उसके बारे में जानते हैं, तो वो है साइंस। साइंस जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, उससे निकलकर आया है, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी किसी चीज के बारे में जानना। ओके, साइंस एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है टू अंडरस्टैंड एंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। मतलब साइंस एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है, मतलब सही तरीके से किया हुआ अटेम्प्ट है, ये हमारे तरफ से किया हुआ प्रयास है, जिसके थ्रू हम जितने भी नेचुरल फिनोमिना है उसको अंडरस्टैंड करें डीपली एंड यूज द नॉलेज सो गेन टू प्रिडिक्ट, ताकि हम प्रिडिक्ट कर पाए, मॉडिफाई कर पाए और उस फिनोमिना को कंट्रोल कर पाए। यानी कि जितने भी एटमॉस्फेरिक या वेदरिक चेंज हो रहे हैं उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तो उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग कर पाते हैं। ये जो प्रिडिक्शन है, वेदर फोरकास्टिंग क्या है? प्रिडिक्शन। हमारे पास न्यूज आता है, मैसेज आता है कि आने वाले 3 घंटों बाद भारी वर्षा होने की संभावना है, भारी आंधी आने की संभावना है। तो ये जो प्रिडिक्शन हुआ, ये पॉसिबल किसके थ्रू हुआ? इसी साइंस की वजह से हुआ। ये इतने टाइम से हम जो डीप स्टडी कर रहे हैं, डीप एनालिसिस कर रहे हैं, उसके थ्रू ही हम आज इतने कैपेबल हो पाए कि हम उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सके, हम उसके बारे में सटीक जानकारी है वो दे पाए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। तो इन सब चीजों को करने के लिए, किसी भी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, वो मटेरियल क्या है, उस मटेरियल में क्या क्या उसके नेचर है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं साइंटिफिक मेथड का। यानी किसी भी चीज का सही तरीके से ऑब्जर्वेशन करना है, सही तरीके से उसका एनालिसिस करना है, तो हमें जरूरत पड़ती है साइंटिफिक मेथड की। किसकी जरूरत पड़ती है? साइंटिफिक मेथड की। साइंटिफिक मेथड क्या है? एक सिस्टमेटिक वे है जिसके थ्रू हर एक स्टेप बाय स्टेप हम इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए उसके बारे में सटीक जानकारी निकालते हैं कि वो चीज़ क्या है और उसका फ्यूचरिस्टिक यूज क्या है, उसका अगर ऐसी चीज़ अगर उसके अंदर वो नेचर शो कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें साइंटिफिक मेथड के थ्रू पता चलती है। तो कुछ एक स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं साइंटिफिक मेथड को फुलफिल करने के लिए। जो पहला जो स्टेप है वो आता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन।
मतलब एक सही तरीके से हमें उसकी ऑब्जर्वेशन करना है, क्योंकि देखो साइंस के स्टूडेंट है और साइंस के स्टूडेंट के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशन। अगर किसी भी स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है तो उसको हमेशा साइंस ही लेनी चाहिए। साइंस आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएगी। साइंस आपकी जो सेंसिंग पावर है उसको बढ़ा देगी। फिर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, उसके ऊपर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करने के भाई एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ये किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से ये अलग अलग कंडीशन के अंदर इस ये किस तरीके से उसका नेचर शो होता है, ठीक है, किस तरीके से रिएक्ट करती है वो। फिर है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। उसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ टाइम तक उसका पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर देखेंगे ये सेम पैटर्न पे इस तरीके से हो रहा है तो ऐसा, फिर देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अगर बात करें सबसे पहले जब सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी और हमने देखा था, अभी हम जैसे हम पढ़ रहे हैं कि सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड ऑलवेज जो सेट होता है वो कहाँ पे होता है, वेस्ट में। तो ये पहले तो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के बारे में पता ही नहीं थी। तो भाई जिस आदमी ने इसके बारे में रिसर्च की होगी तो उसने कैसे रिसर्च की होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे बैठा होगा और उसने ऑब्जर्व किया उसको, कम से कम पहले उसने ऑब्जर्व करके देखा डे बाय डे कि भाई इस आज के दिन अगर वो इस डायरेक्शन से निकल रहा है सन, तो कल के दिन भी यहाँ निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो उसने देखा कि हाँ निकल रहा है। तो उसने देखा हर 2 दिन बाद क्या होता है, तो 4 दिन भी देखा उसने कंटिन्यू उसी डायरेक्शन से निकल रहा है। फिर इस तरीके से वीकली उसने देखा तो वीकली भी उस हिसाब से ही हो रहा है। फिर उसने देखा 15 दिन के गैप से देखा कि भाई ऐसा 15 दिन में तो ऐसा चेंज नहीं हो रहा है, तो वो उसने देखा कि 15 दिन में भी वही सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहा है। फिर 30 डेज का देखा, फिर उसने देखा कि भाई 2 मंथ के बाद देखा होगा, 3 मंथ के बाद, इस तरीके से वो ऑब्जर्व करता रहा तो उसने देखा और लास्ट के अंदर जब कंक्लूजन पे पहुंचा और सारी स्टडी और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव को पहचान कर फिर उसने एक आपके जो डिसीजन पे पहुंचा, वो डिसीजन पे ये देखा उसने कि जो सन है वो इसी डायरेक्शन से हो रहा है, तो उस डायरेक्शन को नाम दे दिया उसने ईस्ट, कि ईस्ट से निकलता है। और फिर कहाँ पे जाके वो सेट हो रहा है यानी कि अस्त हो रहा है, तो उस डायरेक्शन को वेस्ट नाम दिया। इस तरीके से हमें पता चला कि सन है वो इससे आपके राइज होता है और वेस्ट में क्या होता है, सेट होता है। फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग, हम अपना मॉडलिंग बनाएंगे। जैसा अभी मैंने सन के एग्जांपल देके आपको बताया था किस तरीके से वो मॉडलिंग की थी, उसने क्या प्रिडिक्शन किया था, प्रिडिक्शन किया और फिर वेरीफाई करेंगे। प्रिडिक्शन करने का मतलब वहाँ पर उसने देखा था कि भाई क्या पता 15 दिन में चेंज नहीं हो, तो 15 दिन का उसने वेरीफाई किया कि भाई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या पता 1 महीने बाद नहीं हो, क्या पता 2 साल बाद नहीं हो, क्या पता 4 साल बाद चेंज नहीं हो, क्या पता डिकेडली चेंज हो। तो इस तरीके से लंबी रिसर्च के बाद, एक एनालिसिस करने के बाद उसने वेरीफाई किया और साथ अगर फॉल्स है, अगर हमारी जो थ्योरी जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया, मैथमेटिकल मॉडलिंग हमने लगाई, वो फॉल्स है, तो वापस शुरू से वो ऑब्जर्व करना शुरू किया और वापस यही स्टेप को फॉलो करते हुए हमारे एक पर्टिकुलर कंक्लूजन और डिसीजन पर वो पहुंच। ओके, तो ये है पर्टिकुलर स्टेप्स किसको करने के लिए, साइंटिफिक मेथड को करने के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो मैं बोल रहा हूं वो फिजिक्स है, आप जो सुन रहे हैं वो फिजिक्स है, आप अपने जो स्क्रीन पे मुझे देख पा रहे हैं वो फिजिक्स है, आपके ऊपर जो पंखा चल रहा है वो फिजिक्स है, आपके उस पंखे से जो हवा आ रही है वो फिजिक्स है, आपके पास जो रैनी मौसम है, रैनी वेदर है, उस रैनी वेदर को आप बड़ी आसानी से देख पा रहे हो वो फिजिक्स है, सन का उगना वो फिजिक्स है, सन का अस्त होना वो फिजिक्स है। मतलब एवरीथिंग इज फिजिक्स। नेचर के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, अपने सराउंडिंग जो भी चीजें हो रही है वो सारी क्या है, फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स जो है एक जो ग्रीक वर्ड है पुसिस, उससे निकल कर आया है। किससे निकल कर आया है? पुसिस। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है नेचर। ठीक है, तो इसकी कंसाइज डेफिनेशन तो हम नहीं दे सकते हैं कि भाई फिजिक्स क्या है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि फिजिक्स इज ए नेचर। ठीक है, फिजिक्स क्या है? नेचर है। तो देखते हैं क्या टॉपिक्स है। फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस की जो कैटेगरी के अंदर उसका जो बेसिक टाइप है वो है फिजिक्स। फिजिक्स इज एज स्टडी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं बेसिक लॉज ऑफ नेचर। बेसिक लॉज ऑफ नेचर आपने देखा, कोई चीज को ऊपर से गिराओगे तो नीचे ही गिरेगी। एटमॉस्फेरिक जो हमारे एटमॉस्फेयर को अगर क्रॉस कर लेगी तो वो नीचे नहीं गिरेगी, वहां पर तैरेगी।
तो ये जो है वो क्या है, फिजिक्स। दियर मैनिफेस्टेशन इन अ डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनास के अंदर, इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कंसेप्ट एंड लॉज। कुछ फ्यू कंसेप्ट और लॉज के थ्रू हम डाइवर्स फिनोमिना को भी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे चंद्रमा का सन के साथ काम करना। ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा को जो लाइट मिलती है किसके थ्रू मिलती है, सन के थ्रू मिलती है, मून की। और मून जो है एज ए सैटेलाइट की तरह हमारे जो अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो हम इसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। किसके थ्रू, फिजिक्स के थ्रू। फिजिक्स नहीं होती तो वी कांट एक्सप्लेन दीज थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, द टू अप्रोचेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की दो अप्रोचेज है, एक है यूनिफिकेशन और एक है रिडक्शनिज्म। ठीक है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मतलब कुछ एक लॉज की हेल्प से हम यूनिवर्स में होने वाली सारी चीज़ों के बारे में बता देते हैं। जैसे ग्रेविटेशन एक एग्जाम्पल है। ग्रेविटेशन के थ्रू हम यहाँ से जो पार्टिकल है, छोटे से पार्टिकल का भी जो मूवमेंट है अर्थ से, वो बता सकते हैं कि भाई किस तरीके से काम कर रहा है। और साथ ही साथ इस ग्रेविटेशन के थ्रू बड़े बड़े प्लैनेट के बीच में भी जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में भी स्टडी हम कर सकते हैं ग्रेविटेशन के थ्रू। तो यूनिफिकेशन क्या है, अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना विद अ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉज इज कॉल्ड यूनिफिकेशन, जो अपन देखते हैं ग्रेविटेशन के अंदर। ठीक है, ग्रेविटेशन। दूसरा, एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम यानी कि बहुत आउटर रेंज के अंदर हमारे सेलेस्टियल बॉडी से बड़े बड़े जैसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तो ये मैक्रोस्कोपी, माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, माइक्रो जिसको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत पड़ती है, मैक्रो मीन्स जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। जितने भी डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो फिनोमिना है उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़कर स्टडी करना, वो कहलाता है रिडक्शनिज्म। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो हम हीट और टेम्परेचर के थ्रू स्टडी करते हैं, हीट टेम्परेचर और मोशन के थ्रू इसको ब्रेक डाउन करके स्टडी करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है किसका, रिडक्शनिज्म का। तो दो तरह के अप्रोचेस यूज करते हैं हम फिजिक्स में, एक होता है यूनिफिकेशन, दूसरा होता है रिडक्शनिज्म। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के स्कोप क्या है, मेनली फिजिक्स के दो स्कोप है, एक है माइक्रोस्कोपिक, एक है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक जिसके वो फिजिक्स की वो ब्रांचेस जिसको मतलब उसके अंदर जो भी पार्टिकल या जिसके बारे में स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, यानी कि हम खाली खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। और मैक्रोस्कोपी जो बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स है जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक। तो सबसे पहला डोमेन देखते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन। द मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमिनन एट लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। क्लासिकल फिजिक्स इसका पार्ट है। क्लासिकल फिजिक्स जो पुरानी जो फिजिक्स चलती आ रही है वो इसका ही पार्ट है। वो डील करती है मेनली विद द मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना एंड इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो मैकेनिक्स के अंदर हम मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से वर्किंग होती है, कैसे उसका प्रिंसिपलिटीज होती है, वो सब चीज़ें देखते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मोशन करता है, वो देखते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। एंड ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बाद ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो लाइट के बारे में जब भी स्टडी करते हैं वो है ऑप्टिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम देखते हैं हीट के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स फाउंडेड ऑन अ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो मैकेनिक्स के अंदर अपन देखते हैं मैकेनिक्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है कि न्यूटन ने क्या फाइंड किया, लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया न्यूटन के अंदर। तो जो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं वो भी पार्ट है किसका, मैकेनिक्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। तो ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो डील करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना के साथ, एसोसिएटेड विद द चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडी। किसके साथ एसोसिएट होती है, चार्ज और मैग्नेटिक बॉडीज के साथ एसोसिएट होती है। फिर नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स डील करती है विद द फिनोमिना ऑफ इन्वॉल्विंग द लाइट। थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, ये डील करती है विद द सिस्टम इन मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम एंड इज कंसर्न्ड विद द चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी। किसके साथ काम करती है भाई, इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, हीट कैसे चेंज हो रही है,
टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, एंट्रोपी क्या है, एंड ऑफ द सिस्टम थ्रू एक्सटर्नल वर्क एंड ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है, इसके बारे में स्टडी, इसको बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रो मतलब जिसको पढ़ने के लिए, जिसको स्टडी करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, यानी कि हम खुली आंखों से उसको देख नहीं पाते हैं। तो द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमिना। तो एटम्स, ठीक है, एटम से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं, यानी ये मॉडर्न साइंस का पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। ओके, तो क्वांटम थ्योरी है वो करंटली एक्सेप्टेड एज द प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग द माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। तो क्वांटम थ्योरी है जिसके थ्रू यहाँ पर ये डिफाइन किया गया था कि हाउ द अर्थ फॉर्म। ओके, तो किस तरीके से अर्थ फॉर्म है, क्या कोई भी पार्टिकल है या कोई भी एटम है, वो किस तरीके से उसका फॉर्मेशन है, वो किस तरीके से वो अंदर ही वर्किंग है, तो ये सब चीज़ें क्वांटम थ्योरी के थ्रू बताया जाता है। ठीक है, ओके, जिसने माइक्रोस्कोपिक फिनोमिनन को क्या किया है, एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसकी टेक्नोलॉजी के साथ फिजिक्स का किस तरीके से रिलेशनशिप है वो देखते हैं, क्या चीज़ है। देखिए स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन किस पे काम करता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है। ठीक है, हीट किस तरीके से काम, हीट के कारण ही ये काम करता है, हीट की प्रिंसिपलिटी जो है उसके ऊपर स्टीम इंजन काम करता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर किस पे काम करता है, ये आपके कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पे काम करता है। दो तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, एक होती है फिशन, एक होती है फ्यूजन, जो कि आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी है। ओके, रेडियो एंड टीवी वो जनरेशंस, प्रोपोगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करती है। ठीक है, और फिर आगे है कंप्यूटर। कंप्यूटर किस पे काम करता है, डिजिटल लॉजिक जो लगता है उसके ऊपर काम करता है। फिर है लेजर। लेजर किस पे काम करता है, लाइट एम्पलीफिकेशन। लेजर की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, एंड नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड, ये काम करता है सुपर कंडक्टिविटी प्रिंसिपल पे। ओके, और अगला रॉकेट प्रोपल्सन, ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है, लॉज ऑफ मोशन पे काम करता है। फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये काम करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये काम करता है। ये 10th क्लास में बहुत अच्छे से आपने पढ़ी है, और आगे जो हम क्लासेस पढ़ेंगे उस क्लासेस के अंदर भी बहुत डीपली हर एक टॉपिक के बारे में एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशंस और एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देते हुए हर एक चीज़ को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको लगेगा जैसे ये कोई हलवाई है, तो बढ़िया लाओ जाओ और खा लो। ओके, अगला है हाइड्रोक्लोरिक पावर। हाइड्रोक्लोरिक पावर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इसके अंदर वाटर से किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि देखो बहुत बड़े बड़े डैम बने हुए, डैम के थ्रू क्या हुआ, वो जो वाटर स्टोर करके उस वाटर से क्या जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अगला है एरोप्लेन, बर्नौली के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, अगला है पार्टिकल का एक्सेलरेशन, जो कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करते हैं। सोनार जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स के ऊपर काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके ऑप्टिकल फाइबर है वो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। अगला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में के ऊपर काम करता है, और फोटो सेल्स है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है। यानी कि मॉडर्न जो फिजिक्स की जब उत्पत्ति हुई थी, मॉडर्न फिजिक्स जब बना था, तो ये सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करने वाला वो था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, जिसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, वहाँ से मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और वो साल था 1905। साल में भी चेंज हो सकता है, लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स की जो शुरुआत की गई थी वो किया था आपने, शुरुआत जो करने वाले वो थे आइंस्टाइन। इस कारण से आइंस्टाइन वहाँ बहुत फेमस हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। नेचर में जो अवेलेबल फोर्सेस है वो फोर्सेस के बारे में देखते हैं। टोटल 4 तरह के फोर्सेस नेचर में अवेलेबल है।
पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है आपके वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब चारों को वन बाय वन करके डीपली पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है और किस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो भी देखो हम उड़ नहीं पाते हैं तो उसका रीज़न क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे ही ज़मीन से 2 फीट या 1 सेंटीमीटर भी ऊपर जाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। ओके, और ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही है हम सही तरीके से चल पाते। द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू दियर मासेज, मासेज के कारण जो म्यूचुअली उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो कहलाता है आपके ग्रेविटेशन। तो ये इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स, इट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ऑबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, क्योंकि देखो जब आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन लॉ तो वहां पे ये पढ़ोगे F इक्वल टू, जब आपका 8th चैप्टर है क्लास 11th का उसके अंदर आप देखोगे F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो R स्क्वायर है वो इसके इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। वीकेस्ट फोर्स ऑफ द ऑल फोर्सेज, जो भी 4 फोर्सेज है उस सब में सबसे जो कमजोर फोर्स है वो है ग्रेविटेशन फोर्स। देखो कमजोर फोर्स है वो इतना पावरफुल है तो सोचो वो जो पावरफुल फोर्स है वो कितना ही ज्यादा पावरफुल होगा। यानी कि कमजोर फोर्स है जो कितने भी बड़े पार्टिकल को हवा में उड़ने के लिए रेजिस्ट करती है। देखो जैसे ही हमने किसी बॉल को फेंका या कोई बड़े पत्थर को फेंकोगे तो पत्थर क्या होगा, फटाक से नीचे गिर जाएगा। क्यों? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। और हम कह रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है। एक प्लैनेट को दूसरे प्लैनेट से जो जोड़ने का काम करता है वो भी ग्रेविटेशन फोर्स कर रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स है जिसके कारण ये सन के चारों ओर क्या कर रही है, अर्थ चक्कर लगा रही है। और फिर भी हम कह रहे हैं ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स, रेंज बहुत ज्यादा है क्योंकि सेलेस्टियल बॉडीज पे भी यही काम करती है। इंडिपेंडेंस ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम, मीडियम से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका जो नेचर है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव रहेगा। कैसा रहेगा? अट्रैक्टिव नेचर रहेगा। कैसा नेचर? अट्रैक्टिव नेचर। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होते हैं इसके अंदर। देखिए द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये काम करता है जब पार्टिकल मोशन में होता है। मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव डिपेंड ऑन द इंटरवीनिंग ऑफ मीडियम। मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड, इसकी डिपेंडेंसी है मीडियम पे। ओके, लेकिन ग्रेविटेशन की मीडियम पे डिपेंडेंसी नहीं है। लार्ज कंपेयर्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा लार्ज होता है। एक्ट ओवर लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस पे ये भी काम करता है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जिसके थ्रू ही हम मोबाइल के थ्रू बात कर पाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ही कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर ये नहीं होता तो हम ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, ना मैं ये क्लास ले पाता ना ये क्लास आप देख पाते, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 2 प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स। और कितना बड़ा होता है? करीब करीब 10⁻36 टाइम्स होता है किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। द फोर्सेस लाइक टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एटसेट्रा आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ओके, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो ये करीब 10⁻36 टाइम्स होता है किसका? आपके किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रेंज क्या होगी इसकी? कम होगी, सबसे कम होगी। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता है इन अ न्यूक्लियस। अट्रैक्टिव इन नेचर रहेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन अ नेचर अबाउट 100 टाइम्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी ये कितना होता है? 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट इक्वली बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन के साथ इक्वली काम करता है। एंड न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में काम करता है। यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मेनली क्या होते हैं?
प्रोटॉन और न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन दो ही तो होते हैं, तो उनके बीच में ये काम। शॉर्ट रेंज फोर्स अबाउट न्यूक्लियर डायमेंशन, न्यूक्लियर डायमेंशन के ऊपर ही काम करता है, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर तक इतनी रेंज है इसकी। चलिए नेक्स्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? इट अपियर्स ओनली अ सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके के अंदर ये काम करता है ऑफ अ न्यूक्लियस। इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट इलेक्ट्रॉन, बीटा डीके में जो न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। एंड अनचार्ज्ड पार्टिकल, जो अनचार्ज पार्टिकल रह जाता है उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो, यानी कि न्यूट्रॉन है उसको न्यूट्रिनो। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो इंटरैक्ट थ्रू वीक फोर्सेस नॉट एज वीक एज द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की जितना भी कमजोर नहीं होता है, लेकिन बट मच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से तो क्या होगा? कमजोर होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा पावरफुल ये होगा। द रेंज ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सीडिंगली स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻16 मीटर रेंज का। ओके, नेक्स्ट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्सेस। फोर्सेस का रेशियो का स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, फिर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स और सबसे लास्ट में होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए, जो अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ 1 ले तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की 10⁻⁻2, क्योंकि ये इससे 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है, और ये इससे 10⁻13 टाइम ज्यादा पावरफुल होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे कमजोर जो फोर्स रहता है वो होता है सबसे कम जो फोर्स पावरफुल फोर्स रहेगा वो रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका वैल्यू 10⁻39 टाइम्स तक कम रहेगा। किसके कंपैरिजन में? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में। तो ये रेशियो देख लीजिए, इतना कमजोर है फिर भी इतना पावर लगाता है। आगे बात करते हैं। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के कंजर्वेशन लॉ, टोटल 4 तरीके के लॉज है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और चौथा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं अपन क्या चीजें होती है ये। तो सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपने एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ देखा होगा कि एनर्जी को कभी भी ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दिस लॉ इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या देखो, मैकेनिकल एनर्जी द ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी व्हेन a moving object comes to a stop due to a friction। फ्रिक्शन के कारण हम रुक जाते हैं, तो वो ट्रांसफर हो जाती है किसके अंदर? हीट एनर्जी के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देखो, द ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लाइट एंड, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर कर देती है किसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है? लाइट में और हीट एनर्जी में, इन अ लाइट बल्ब। केमिकल एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है हीट के अंदर और लाइट के अंदर। आपने देखा हो जब मोमबत्ती को जलाते हो तो वो केमिकल एनर्जी है, और ट्रांसफर किस में हो गई? लाइट और हीट के अंदर हो गई ट्रांसफर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज भी क्या होता है? उसको भी ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। द इलेक्ट्रिक charge can neither be created nor be destroyed, the total electric charge in the isolated systems remains constant। isolated system क्या होगी? वो स्वतंत्र बॉडी जिसके ऊपर किसी का कोई सराउंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड बॉडी। दिस मीन्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट गेन अ नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट कोई नेगेटिव चार्ज को गेन करता है, एंड अनदर ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम मस्ट गेन अ पॉजिटिव चार्ज, अगर एक पे नेगेटिव आया तो उस सिस्टम में अवेलेबल दूसरे पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इस कारण से वो कैसे रहेंगे? हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे। एग्जांपल देखते हैं, रबिंग अ बलून ऑन योर हेयर। जब आप देखो हेयर को आप
हेयर के ऊपर बलून को रब किया और रब करते ही दीवार के साथ चिपकाओगे तो वो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। द बलून गेन्स अ नेगेटिव चार्ज व्हाइल योर हेयर गेन्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो बैलून क्या होगा, नेगेटिव चार्ज लेगा, जबकि आपके हेयर क्या लेंगे, उससे पॉजिटिव चार्ज लेंगे। लाइटनिंग, जो लाइटनिंग होती है ना, आपने देखा होगा कि बारिश के दौरान जो आकाश में बिजली चमकती है, वो भी इसके कारण ही होता है। सडन डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय किसके बाद हो जाता है, बिल्डअप ऑफ चार्ज इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जब स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन हो, मोमेंटम हो, तब लीनियर होता है, और एंगुलर फॉर्म के अंदर हो तब क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। अगर कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे। इन सिंपलर टर्म दिस मीन्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट इन ए सिस्टम बिफोर कोलिजन और इज इक्वल रहेगा आफ्टर कोलिजन के। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, दो गाड़ियों के बीच में आपस में टक्कर हो रही है, तो जो एनर्जी उसके पहले जितनी थी उतनी ही एनर्जी उसके बाद होगी। ओके, जैसे देखो बिलियर्ड्स बॉल्स है, बिलियर्ड्स बॉल में जैसे अपन मारते हैं तो वो जो बॉल मोशन के अंदर है, वो जो रुकी हुई बॉल पे जाके टक्कर मारेगी, तो वो एनर्जी सेम टू सेम वही एनर्जी ट्रांसफर करेगी किसके अंदर, जो रुकी हुई बॉडी, रुकी हुई बॉल है। ये देखो रॉकेट लॉन्च, रॉकेट लॉन्च भी इसका एग्जांपल है। देखो रॉकेट गेन्स द मोमेंटम एज इट एक्सपेल द फ्यूल, फ्यूल को नीचे की तरफ फेंकेगा तभी तो वो ज्यादा मोशन को, एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ इसको एक्सप्लेन करता है। आगे देखिए, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होता है, ये एंगुलर फॉर्म के अंदर होगा। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ कोई तरह का एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा हो। एंगुलर मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स रोटेशनल मोशन। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रोटेशनल मोशन हमें निकालना है उसको बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा आपके घर के अंदर जो दरवाजा है, दरवाजे को खोलोगे बंद करोगे, वो क्या हुआ, एक फिक्स एक्सिस के साथ रोटेशन हो रहा है, तो वो कैसा है, रोटेशनल मोशन। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स मास, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो एग्जांपल है स्पिनिंग आइस स्केटर। तो आइस के ऊपर जो स्केटिंग करते हैं वो वाला देखिए। व्हेन अ स्केटर पुल्स इन देयर आर्म्स, देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिक्रीज होगा, और कॉजिंग द एंगुलर वेलोसिटी टू इंक्रीज, और क्या करेगा, कंजर्व करेगा एंगुलर मोमेंटम को। स्पिनिंग टॉप, a spinning top remains upright due to the conservation of the angular momentum, और orbital motion of a planet, ये भी इस पे ही डिपेंड करता है। the angular momentum of a planet orbiting the sun remains constant due to the absence of external torque। उसके ऊपर कोई तरह का एक्सटर्नल टॉर्क रहता नहीं, इस कारण से वो एक कांस्टेंट स्पीड से फ्लो करता रहता है, कांस्टेंट मोमेंटम से काम करता रहता है। तो इस तरीके से जो हमने ये जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से देखा। फिजिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने यहाँ पर सीखा, और क्या फिजिक्स होती है, क्या उसकी एप्लीकेशन है, क्या उसके स्कोप्स है, ये सब चीज़ें देखी। तो आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियोस हम देखेंगे, और भी जो हमारे नए नए चैप्टर्स हैं, नए नए कॉन्सेप्ट है, वो सब चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो कैसा लगा आपको, ये कमेंट करके आप ज़रूर मुझे बताना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।